हेलो एवरीवन और हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बात कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन कराने का पहले एक मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूं कि इसके बारे में क्या बात करता हूं। तो मैं लगभग काफ़ी दिनों से, एक महीने से मैं क्वेश्चन कराते आ रहा हूं, जिसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साइंस का पेपर मैं ख़त्म कर चुका हूं। और उसके आर्ट्स के पेपर जो लेने के मतलब 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, तो आर्ट्स के पेपर जो है मैं उसको लेकर के चलूँगा। चलिए हम आगे चलते हैं। पहले अगर इस क्लास के बारे में बात कर ले तो ये जो है क्लास सबको स्टार्ट हो जाती है, और ये लाइव सेशन जो है आपको 6 बजे शाम को स्टार्ट हो जाती है यूट्यूब पे लाइव पे। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। किस चीज़ का टेलीग्राम चैनल? तब किरण पैरामेडिकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सोशल मीडिया ऐप है, आप इस पर जानकारी ले सकते हैं कहीं भी जा करके। तो चलिए हम 100% यही मेरी गारंटी है कि आपको 100% इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या पूछता है? चलिए पूछता है पैरामेडिकल एंट्रेंस का जो भी सवाल है वो कैसे पूछता है, क्या पूछता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सेशन में ये है कि देखिए, कौन सा पोषक तत्व जो है, अगर इसका इंग्लिश मीडियम चाहिए तो आपको इंग्लिश मीडियम नीचे पीडीएफ के नीचे आप डाउनलोड करेंगे, जब इंग्लिश मीडियम वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कौन सा पोषक तत्व त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है? कौन सा ऐसा तत्व जो होता है त्वचा के नीचे जम जाता है, स्किन के नीचे जम जाता है और ताप को बाहर निकलने से रोकता है? तो हमारे बॉडी में एक होते हैं, जिसमें उसको हम क्या बोला जाता है? वसा। वसा का नाम सुने होंगे। वसा होता है कि ताप अगर अंदर जो ताप को निकलने से रोकता है उसको, ठीक है। ये सब जो बीमारियां जो है, अगर जब बाहर टेम्परेचर बाहर नहीं निकलती है तो एक कंट्रोल, मतलब कि एक कांस्टेंट वे में आपको शरीर को एक नियमित टेम्परेचर देते रहता है, ठीक है। हृदय संबंधित रोग एवं उच्च, दूसरा प्रश्न है, हृदय संबंधित रोग और उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती है? कौन सा ऐसा पोषक तत्व जो हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर एंड हार्ट के जो भी संबंधित रोग हो जाते हैं? तो मैंने कल भी इसके बारे में बात किया कि वसा खाने से ज़्यादातर अधिकतर को क्या हो जाता है, आपको हार्ट रोग हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट होता है। तो मैंने बोला था भी इस क्लास में कि अगर 1 चम्मच सुबह घी खा रहे हैं और 1 चम्मच शाम खा रहे हैं तो आपको ये इससे परेशानी हो सकती है। तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोगों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें आंसर होगा, क्या होगा इसमें आंसर होगा वसा की अधिकता से, यानी वसा की अधिकता जो है आपको इस तरह से आपको फैट की जो है, फैट की जो ज़्यादा अधिकता होगी वो इससे प्रभावित होगी, और इससे ज़्यादा हार्ट रोग और रक्तचाप की बीमारी एंड ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वसा का पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है? जब वसा का पाचन होता है, फैट का जब पाचन हो रहा है, डाइजेशन होता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? डाइजेशन एक मतलब कि होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फैट ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ एंजाइम उसको पाचन करना शुरू कर देता है। कौन सा? मतलब वसा का पाचन जो करता है एक लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज का नाम सुने होंगे, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? इससे पाचन करने की मदद करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न आपको देखते जा रहे हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितने प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए? कौन ऐसा, मतलब कि एक ऐसा वयस्क व्यक्ति बताइए, जवान व्यक्ति बताइए, उसको कह सकते हैं, या 15 प्लस के बाद की व्यक्ति को बताइए। तो उसमें कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है आपको प्राप्त किए होनी चाहिए, मतलब कि कितना रोज उसको ज़रूरत है? तो 20 से 30% क्या है उसको, 20 से 30% उसको ऊर्जा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक है। 20 से 30% आपको आवश्यक है। इस चीज़ें जो फॉलो करना चाहिए उन लोगों को
मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, इसके बारे में बताना होगा। तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल लिख सकते हैं, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इसमें नहीं दिख पाते हैं, ब्यूटारिक अम्ल इस तरह से होते हैं, है ना, ब्यूटारिक अम्ल होते हैं। नारियल में कौन सा अम्ल होता है, नारियल के जो पौधे होते हैं या नारियल के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्टोइनिक अम्ल, ऑक्टोइनिक अम्ल लिख सकते हैं, ऑक्टोइनिक अम्ल, ऑक्टोइनिक अम्ल पाया जाता है। आपने डालडा खाया होगा, तो डालडा में कौन सा, डालडा क्या है, एक डालडा अपने किसी शादी ब्याह में, पहले शादी ब्याह में ये सब चलता था, डालडा के बाद खाने के प्रक्रिया जो है, जिसके ब्याह में डालडा बहुत प्रकार का होते हैं, पंछी टाइप का, एक अभी पंछी में तेल चल रहा है ऑयल, तो मार्केट में ये सब अवेलेबल होते थे। तो डालडा क्या है, डालडा एक अंशतृप्त वसा है, जिसे वनस्पति तेलों के नाम से जाना जाता है, ये पौधे से निकाला जाता है। तो ये जो है आपको जिसके शादी ब्याह में वनस्पति तेल से अगर खाना बन गया तो समझ लीजिए उसका घर जो है बहुत ही बेहतरीन में गिना जाता था। लेकिन अब जिसके अंडर घर में आपको डालडा से खाना बन गया तो उसको समझ लीजिए कि सबसे लो क्वालिटी में गिना जाता था। पहले आपको क्या होता था, इसकी मतलब कि वैल्यू ज़्यादा थी और इसके ये ज़्यादा कम पैसे में अच्छा बना देता था, लेकिन अब इसका क्वालिटी जो लो आने लगा, इसके पौधे जो होते हैं, वनस्पति जो होते हैं, ये ख़त्म होने लगे। तो एक डालडा क्या है, डालडा एक अगर क्वेश्चन पूछता है तो डालडा एक अंशतृप्त वसा है और का परिवर्तन रूप है। अंशतृप्त वसा मतलब कोई संतृप्त वसा नहीं है, जैसे कि कहने का मतलब वनस्पति तेलों का परिवर्तित रूप है ना। डालडा जो वनस्पति तेल होते हैं उसको परिवर्तित करके डालडा बनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह किसके विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। जो हमारे शरीर में पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है उस किसके विरुद्ध में काम करती है। तो मैंने बोला था शुरू में, एक प्रश्न बताया था ना, शरीर की ऊष्मा को हानि के रूप में ये कार्य करती है। शरीर की जितने भी ऊष्मा रहती है वो ये हानि करने का काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये 8वां नंबर प्रश्न हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, शरीर के ऊष्मा, है ना, ऊष्मा की हानि के रूप में ये कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ को क्या कहलाता है इसका जो पोषक पदार्थ होता है क्या कहलाता है, तो बताइए। अत्यंत जटिल होना मतलब कि अत्यंत जटिल का मतलब होता है आसानी तरीके से या कठिन, एक होता है जटिल जल्दी से सुलभ हो जाना, और तथा नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ जो होते हैं आपको क्या कहलाता है, तो ये होता है प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन का नाम सुने होंगे, प्रोटीन कहलाता है इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितनों अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ये तो ज़रूरी है कि प्रोटीन जब बनाते हैं तो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, एक प्रश्न ये हो गया। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब चलिए, सर्वाधिक प्रोटीन जो है किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। अगर पता आप करें, अगर आप आदमी कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो आपको ये भी बताना होगा। तो ये सबसे सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, खाए होंगे भी, उसको कभी ना कभी किसी माध्यम से खाए होंगे, जिसमें हम बोलते हैं सोयाबीन।
सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन, ऑप्शन ये है, सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें सोयाबीन में, तो और कहीं कहीं और चीज़ें में पाई जाती है, जैसे दूध, फल, दाल, पनीर, मांस, मछली, बादाम, अंडा, अंडा की जर्दी तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। सोयाबीन के दाने में तेल की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। माने सोयाबीन के जो तेल होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन उसके सोयाबीन की दाने में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या होता है, 40% प्रोटीन पाया जाता है। एलुमिन क्या है, अगला प्रश्न है, एलुमिन क्या है? तो एलुमिन आपको एक तरह का क्या है, सरल प्रोटीन है। सरल प्रोटीन है। यहाँ पे मैंने जटिल के मतलब बताया था, अधिक कठिन होगा, अत्यंत जटिल, कठिन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, एमिनो क्या है, एल्बुमिन क्या है? तो एल्बुमिन जो होता है एक सरल प्रोटीन है। सरल प्रोटीन को जलीय अपघटन से एमिनो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। सरल प्रोटीन को जलीय अपघटन से, जल को अपघटन करके उसे एमिनो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह का प्रोसेस होता है। तो एमिनो पूछे एल्बुमिन क्या है, तो ऑप्शन दिया हो रहेगा, एक सरल प्रोटीन है। एक होता है संयुक्त प्रोटीन, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। तो ग्लाइकोजेन प्रोटीन का कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोजेन जो होता है, ग्लाइकोजेन यहाँ पर लिख लीजिएगा, ग्लाइकोजेन प्रोटीन का कैसा प्रोटीन है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, संयुक्त प्रोटीन है। आपको संयुक्त प्रोटीन, तो दो तरह के प्रोटीन के बारे में पता चल गया, एक श्वेत प्रोटीन हो गया, एक संयुक्त प्रोटीन हो गया। तो वैसी प्रोटीन जिसका संयोजन प्रोटीन के अलावा किसी अन्य अणु से भी होता है उसे संयुक्त प्रोटीन, मतलब कहने एक तरह के दूसरे से, अपने घर के अलावा दूसरे से मांग के खाता है, तो मतलब कि अपना परिवार बसाता है, तो हो गया संयुक्त प्रोटीन। इस तरह के प्रोटीन जो है आपको ग्लाइकोजेन प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, मुख गुहा की लार में यानी सलाइवा में जो लार होता है हमारे शरीर में, अगर बोले जाए कि एक दिन में कितना सलाइवा बनता है, तो 1.6 लीटर सलाइवा हमारे शरीर में बनते हैं। जो कि एंजाइम, कौन सा एंजाइम उसमें पाया जाता है आपको बताना है। तो सलाइवा में हम लोग का एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एक एंजाइम होता है। टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? जो होता है, कौन सा एंजाइम जो होता है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो पेप्सिन है ना, पेप्सिन एक लिख लीजिएगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जो पेप्सिन होता है वो हमारे आमाशय से, जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। पेप्सिन का अगर सिक्रीशन बोल दे कि पेप्सिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, ये आमाशय से होता है, और कहाँ से, जठर ग्रंथियों के यहाँ से स्रावित होता है। चलिए अगला है, जैसे कि आप लोग सारे प्रश्न आपको मैं करते जा रहा हूँ कि कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? कौन सा एंजाइम जो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, आपको बताना है। तो इसमें जो है पेप्सिन जो है क्या करता है, अम्ल में, एंजाइम वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो पेप्सिन यहाँ पे लिख लीजिएगा, पेप्सिन। बहुत सारे कार्य होते हैं पेप्सिन, है ना, किसी भी चीज़ को, और बहुत सारे कार्य होते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन को पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? प्रोटीन का जब पाचन होता है तो हमारा शरीर कौन सा एंजाइम को फॉलो करता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम को फॉलो करते हैं? तो प्रोटीन के पाचन के लिए हम लोग एंजाइम फॉलो करते हैं, एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज एक एंजाइम होता है, एमाइलेज लिख सकते हैं, एमाइलेज, है ना,
मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, एमाइलेज, है ना। एमाइलेज क्या करता है, हमारे शरीर के प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। अब चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसीय संवहन का कार्य करता है। कौन सा पोषक तत्व जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसीय संवहन का काम करता है। तो ये जो है गैसीय संवहन का काम कौन करता है, प्रोटीन। 18 नंबर का आंसर क्या हो गया, प्रोटीन, है ना। ये सब सारे प्रश्न जो है इसी तरह से पूछे जाने वाला प्रश्न है जो मैं एक शरीर की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। शरीर की वृद्धि जो होता है उसमें कौन सा पोषक तत्व की सब ज़रूरत होती है। तो मैं बात करूँ सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी की बात है यह है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी की बात यह है कि प्रोटीन हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाहिए। उसके बाद क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो मटेरियल हैं, मिनरल्स हैं, वो उसको हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं और हम उससे ज़्यादातर क्या है उसको फॉलो करके हम ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं, ज़्यादातर वृद्धि करते हैं। तो प्रोटीन एक ऐसा मतलब कि वृद्धि करने वाला, शरीर का वृद्धि करने वाला ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को सुरक्षा भी देता है और पोषक तत्व ग्रोथ भी बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न में, जिसमें वह कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो कौन सा है मानव शरीर में, कौन सा चीज़, तो ये जो है यकृत है। यकृत क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। मान लिया जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है जस्ट लाइक ग्लाइकोजेन के रूप में वहाँ पे जमा करता है। इसका काम कौन करता है, तो ये यकृत काम करता है, ठीक है। अंडे में सफ़ेद भाग मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है। अंडे में जो मतलब सफ़ेद भाग जो होता है आप खाते हैं तो उसमें कौन सा पोषक तत्व होता है, तो उसमें होता है प्रोटीन की मात्रा होती है सफ़ेद भाग में, है ना, और प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है। जो प्रोटीन की कमी जो होती है उसमें शिशुओं में कौन सा रोग होता है। इसमें मैं हर एक क्यूज़ में या प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को मैं दोहराते रहता हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। वहाँ पे फिर से आपको इस तरह के आंसर देना आपको मजबूरी बन जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो प्रोटीन की कमी से शिशुओं में जो भी इन्फेंट बेबी जो होते हैं, तुरंत जन्मा बच्चा और ये 2 दिन 3 दिन या 3 सप्ताह 4 सप्ताह बच्चे को होता है, तो क्या होता है उसमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेरा मस क्या होता है, एक रोग हो जाता है। मेरोमस एक रोग हो जाता है, लिख लीजिए मेरामस एक रोग हो जाता है, उससे उसको फॉलो करते हैं। प्रोटीन किस अम्ल से यकृत होता है। प्रोटीन जो है किस अम्ल से यकृत होता है। मैंने आगे भी बात किया था कि कौन से जो होते हैं वो कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिससे अमीनो अम्ल बनाया जा सकता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन प्रोटीन किस अम्ल से यकृत होता है, तो अमीनो अम्ल से यकृत होता है। सारी चीज़ों हैं एक इस तरह से दूसरे से रिलेटेड है, सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें यहाँ पे होगा अमीनो अम्ल, है ना, इस तरह से। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है, वो यह कहाँ उपस्थित रहता है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो ये कहाँ उपस्थित रहता है, तो आपको ये इस तरह से बताने ही होंगे। तो अल्फा केरोटीन जो है इस कहाँ से प्रोटीन रहता है स्थित, तो ये रहता है आपको अल्फा केरोटीन एक उपस्थित होता है कहाँ पे, तो आपको ये पता होगा, ये होता है चर्म में उपस्थित रहता है। चर्म में उपस्थित रहता है, यहाँ पे ऑप्शन चर्म में उपस्थित रहता है। कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है। कौन सा पदार्थ जो होता है, मैं अल्फा केरोटीन के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। अल्फा केरोटीन जानवर के बालों में पाया जाता है। यह एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन ऊन देने वाले जानवरों में
ऊन देने वाले, माने ऊन नहीं, दूसरे के बारे में बात नहीं करें, ऊन जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसका ऊन देने वाले जानवरों में और उनके ऊन में बालों में पाया जाता है ना। इस तरह से इसमें है। तो अल्फा प्रोटीन के बारे में ये चीज़ें हैं, तो इसमें चर्म में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है, इसके बारे में बताना है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है, तो ये प्रत्येक जीवित कोशिका को जीवित रखने के लिए आपको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो देख लीजिए प्रोटीन से कितना सवाल है, आपको प्रोटीन खाली नाम ले लेते हैं, लेकिन प्रोटीन से कितने सवाल बन रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। चलिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ऊतक का जो निर्माण होता है किससे होता है शरीर में ऊतक का निर्माण, तो शरीर में ऊतक का निर्माण जो होता है आपको किससे होता है, तो ऊतक का निर्माण के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन की मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, यह पिछले क्लास में बताया है कि जब भी प्रोटीन की कमी होती है तो ऊतक को लॉस होता है, ऊतक लॉस होता है। जब ऊतक आपका लॉस होना यानी ख़राब होना शुरू हो जाता है तो कैंसर रोग से प्रभावित होने चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि नियमित रूप से क्या होता है, प्रोटीन का सेवन ज़रूर करें, और प्रोटीन का सेवन करेंगे तभी आपका ऊतक मजबूत रहेगा, और ऊतक मजबूत रहेगा तो आपका कैंसर होने की संभावनाएं जो है कम रहेगी। आज तक देखते होंगे कभी किसी बच्चे को भी कैंसर होने के ज़्यादा कारण बन जाते हैं, तो होते भी रहते हैं, और इससे बचने के लिए आपको प्रोटीन का सेवन ज़रूर करें। और सभी शरीर के ऊतकों को अगर ग्रोथ में लाना है तो आपको प्रोटीन का सेवन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है कौन है, तेज करने के लिए आपको जैविक सिस्टम को जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रक्रिया को, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपको जैविक सिस्टम में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जैविक सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या एंजाइम है, उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। एंजाइम है एक ऐसा उत्तरदायी पदार्थ है जो क्या करता है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ बनता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, शाकाहारी जो होते हैं जो कुछ नहीं खाने वाले, तो शाकाहारी जो होते हैं सिर्फ दाल रोटी पे काम चलाते हैं, तो सबसे शाकाहारी जो है, जब मैंने बोला था कि ये प्रश्न पूछने का मतलब एम देख लीजिए, प्रश्न पढ़ने से पता चल जाता है कि प्रश्न पूछने का एम क्या है ना। तो एम इसका ये है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, तो शाकाहारी जो होते हैं अधिकतम प्रोटीन जो होते हैं ऑप्शन के अनुसार आपको बताना ही होगा। ऑप्शन के अनुसार अगर दाल रह गया और उसमें सोयाबीन के दाने भी रह गए तो सोयाबीन का दाना पहले लगाना है। अगर सोयाबीन का दाना नहीं रहा, दाल है और तो ज़्यादातर लोग जो हैं दालों से क्या करते हैं, प्रोटीन का अधिकतम सेवन करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, जिससे आप प्रभावित नहीं होंगे लेकिन मैं प्रभावित कर दूंगा। अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, अल्जाइमर रोग जो होता है किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो प्रोटीन की एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है। प्रोटीन एक पोषक तत्व है। मैं वो कितना प्रश्न जो है लगभग ये जो सेशन हो गया सिर्फ प्रोटीन का हो गया, जैसे बहुत सारे सरल प्रोटीन के बारे में बात किया, वसा के बारे में बात किया, प्रोटीन का बनना कैसे होता है, प्रोटीन कहाँ से बनता है, ये सब सारी चीज़ें जो मैंने ये लाइव सेशन में मैंने करवा चुका हूँ। तो अभी लाइव सेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक सोच लीजिए कि प्रोटीन से कितने सवाल आते हैं। ये अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, अल्जाइमर जो रोग होता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो आपको प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये जो है अल्जाइमर जो होता है समानतः ये जो है 60 वर्ष के उम्र के लोगों को अधिकतम मतलब कि उससे अधिक वाले लोगों को अल्जाइमर होता है। इसमें क्या प्रभावित अंग क्या होते हैं, प्रभावित अंग होता है तंत्रिकाओं से संबंधित मस्तिष्क रोग की बीमारी हो जाती है, जिससे आदमी का क्या हो जाता है, लोगों का भूलना और लोग उससे अत्यधिक किसी भी चीज़ को याद ना रखना और उसके IQ लेवल सबसे नीचे डाउन हो जाना, इसमें ये होता है अल्जाइमर में। अल्जाइमर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर आप अपने परिवार के साथ भी रह रहे हैं तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी व्यक्ति को अल्जाइमर है
तो आप उसका देखभाल करें, उसके मेमोरी पावर को स्वस्थ रखने के लिए आप उसका काम ज़रूर करें। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग को ये होमवर्क रहा, ज़रूर बताइएगा ये जो है आपको कौन से विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इंग्लिश में आपको चाहिए तो इंग्लिश में भी लाइव सेशन आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये 13 प्रश्न जो पूरे हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आइज, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो कौन से विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो विटामिन ए की सबसे ज़्यादा आवश्यक है, मैं बता दिया। अल्जाइमर डिजीज इज कॉजेड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ द विच न्यूट्रिएंट्स, तो अल्जाइमर जो रोग होता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ये सब सारी चीज़ जो है वो कैलकुलेट करके मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अगर कहिएगा तो मैं इंग्लिश का भी लाइव सेशन चला दूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इंग्लिश का लाइव सेशन क्यों नहीं चलाते हैं, तो मैं इसको ज़रूर स्टार्ट कर दूँगा। तो ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों को शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा, लोग इसे अच्छा पसंद करते होंगे। क्लास को अच्छा लगने के बाद रेटिंग भी दे सकते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसा लगा क्लास, आप बहुत अच्छा है या मीडियम वे में चल रहा है, और क्या सुधारा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने ही। अगर मैं किसी तरह का PDF डाउनलोड करता है या किसी तरह का कॉन्टेक्ट चाहिए, तो आपको ये जो है मेल ID, आपको मेल ID से कॉन्टेक्ट करना होगा। मेल ID से आपको सीधे मेल करें और उसमें अपना रीज़न ज़रूर दें। और अगर किसी तरह के कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है तो आपको ये जो है आपको दिया हुआ नंबर है ना, इस तरह के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धवन, आपका दिन शुभ हो। और चलिए, थैंक यू।